स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं से अगला प्रमेय करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा प्रमेय है कि तीन असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये प्रमेय है। तो हमें क्या करना है कि अगर तीन असंरेख बिंदु दिए हुए हैं, असंरेख बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में नहीं होते हैं। तो यदि तीन असंरेख बिंदु है, माना कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि एक ऐसा वृत्त होगा जो तीनों से होकर के गुजरेगा, ये पहले प्रूफ करना है। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि इन तीनों बिंदुओं से होकर के एक के अलावा कोई दूसरा वृत्त नहीं गुजर सकता, केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो दो चीजें प्रूफ करनी है। पहली चीज तो ये प्रूफ करनी है कि ए बी सी से होकर के एक वृत्त गुजरता है, और दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है कि केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है, वहां एक से ज्यादा वृत्त नहीं गुजरेंगे। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट कहां से करना होता है? प्रमेय को दिया है हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तीन बिंदु दिए हुए हैं ए बी सी जो असंरेख हैं। तो हमें दिया हुआ है बिंदु ए बी सी असंरेख बिंदु है, ये हमको दिया हुआ है। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है बिंदु ए बी सी से एक और केवल एक ही वृत्त गुजरता है, केवल एक वृत्त गुजरता है। ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पर रचना। रचना देखिए क्या करना है हमें। रचना में हम क्या करेंगे कि बिंदु ए को जो है बी से मिला देते हैं और बिंदु बी को जो है वो सी से मिला देते हैं। ये हमने रचना किया हुआ है। तो रचना में हम पहला कर रहे हैं बिंदु ए को बी से मिलाया। सेकेंड हम इसमें रचना कर रहे हैं बिंदु बी को सी से मिलाया। ये सेकंड काम किए। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और बी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक रेखाखंड दी गई है और इस रेखाखंड का यदि आपको लंब समद्विभाजक खींचना होता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप पहले बिंदु पर प्रकार की नोक को रखेंगे। प्रकार को आधे से ज्यादा आपको फैलाना होता है, लगभग इसके आधे से थोड़ा ज्यादा आप फैलाएंगे और इस बिंदु पर प्रकार की नोक को रखेंगे। और उसके बाद आप इस रेखाखंड के ऊपर और नीचे की तरफ चाप काटेंगे। जितना प्रकार को फैला करके हम यहाँ पर चाप काटे हुए थे, प्रकार को उतना ही फैला रहने देते हैं और तब हम सेकंड बार में प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखेंगे, ठीक है, उल्टे तरफ। और यहाँ पर भी प्रकार की नोक को रख करके इस तरफ से एक और दो ऊपर नीचे चाप काटते हैं। तो इन दोनों चापों का जो कटान बिंदु आता है, तो इस कटान बिंदु को यदि हम आपस में मिला देते हैं तो जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन जो है वो इस रेखाखंड को समान दो भागों में भी बांटेगा और साथ ही साथ इस पर वो लंब भी होता है, यानी इसे कहा जाता है लंब समद्विभाजक। वो लंब भी होता है और उसे बराबर दो भागों में बांटता है। तो इस तरीके से हम किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ए बी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आप क्या करेंगे? बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, ए बी के आधे से थोड़ा ज्यादा तक प्रकार को फैलाएंगे और ऊपर और नीचे की तरफ ए में रख करके चाप काटेंगे। सेम उतना ही फैला रहने देंगे और उसके बाद में आप प्रकार को उठा करके बी पर रखें और उतना ही फैला रहने देंगे और दोनों तरफ फिर से चाप काटेंगे। दो आपको कटान बिंदु मिलेगा, इन दोनों कटान बिंदु को आप आपस में मिला दोगे और इसका हम नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए है पी और क्यू। तो हम तीसरा काम इसमें कर रहे हैं। आपको उसके पूरे स्टेप्स नहीं लिखना है कि आप किस तरीके से खींच रहे हैं, आपको सिर्फ ये लिखना है कि ए बी का यहाँ पर लिखेंगे लंबार्धक, लंबार्धक या लंब समद्विभाजक भी बोला जा सकता है, लंबार्धक। इसका हम नाम दिए हैं पी क्यू। तो ए बी का लंबार्धक पी क्यू खींचा, ठीक है।
किस तरीके से खींचा वो आपको यहाँ पर नहीं शो करेंगे तो भी चलेगा। इसी तरीके से हम ये जो BC आपको रेखाखंड दिखाई दे रहा है, इस BC का भी हम लंब समद्वि भाजक खींच लेते हैं। इसके लिए बिंदु B पर प्रकार की नोक रखेंगे, BC के आधे से ज्यादा प्रकार को फैला लेंगे, ऊपर की तरफ चाप काटेंगे और नीचे की तरफ चाप काटेंगे, और जितना फैला हुआ है उतना ही हम प्रकार को फैला रहने देंगे, और बिंदु C में फिर अपने प्रकार की नोक को रखेंगे और फिर से ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। जो दो कटान बिंदु मिलेगा उन दोनों कटान बिंदु को हम आपस में मिला देंगे। सपोज ये जो कटान बिंदु है ये PQ नाम दे चुके हैं, मान लेते हैं ये R है और ये S है। तो ये RS जो है वो किसका लंब समद्वि भाजक है? BC का। तो हमारे पास रचना का चौथा चरण हो जाएगा BC का लंबार्धक RS खींचा, ये चौथा स्टेप हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों जो लंबार्धक है वो दोनों लंबार्धक एक बिंदु में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु के नाम को यदि हम O लिखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रतिच्छेद बिंदु O है उस O को हम A से मिलाते हैं, उस O को हम B से मिलाते हैं और उस O को C से मिलाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा, पांचवा स्टेप आप देंगे कि किसका किसका प्रतिच्छेद बिंदु है, O, PQ और RS का। तो हम लिखेंगे PQ तथा RS के प्रतिच्छेद बिंदु O को किसे मिलाए हैं, A से, B से और C से मिलाया, A, B व C से मिलाया। तो ये हमारा रचना का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो देखिए रचना में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको 3 असंरेख बिंदु दिया हुआ था A, B और C। तो उसमें पहला काम हम क्या किए, A को B से मिला दिए, B को C से मिला दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, AB का लंब समद्वि भाजक PQ खींचे हुए हैं और BC का लंब समद्वि भाजक RS खींचे हैं। PQ और RS का जो भी कटान बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है उस कटान बिंदु O को हम A से मिलाएंगे, B से मिलाएंगे और C से मिला देंगे। तो इतना रचना का पद हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें ये प्रमाण देना है, ये उत्पत्ति करनी है कि इन तीनों से होकर के एक बिंदु गुजरने वाला है। तो अगला हमारा पॉइंट होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के लिए देखिए स्टार्ट करने के पहले हम एक जो थ्योरम आप छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं, क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेखाखंड दिया हुआ है, इस रेखाखंड का यदि कोई लंब समद्वि भाजक है तो इस लंब समद्वि भाजक के कोई भी पॉइंट को आप ले लीजिए, किसी भी पॉइंट को अगर आप लेते हैं तो उस पॉइंट की इन दोनों अंत्य बिंदुओं से जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है। जो लंब समद्वि भाजक रेखा हमने मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट की अगर मान लीजिए A है और ये B है, ये इसका लंब समद्वि भाजक है। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट की A से दूरी और इसी पॉइंट की B से दूरी ये भी आपस में बराबर होती है। तो क्या है इसका कथन कि किसी भी रेखाखंड के लंब समद्वि भाजक में स्थित किसी बिंदु की दोनों अंत्य बिंदुओं से दूरी हमेशा समान होती है। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं कि AB एक रेखाखंड हमें दिखाई दे रही है, इस AB रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक था PQ, और इस PQ ही रेखाखंड में या इस जो लंब समद्वि भाजक में हमें बिंदु O प्राप्त हुआ था। तो जब बिंदु O इस AB के लंब समद्वि भाजक का ही एक पॉइंट है तो O से A की दूरी और O से B की दूरी को आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक में स्थित किसी भी बिंदु से उसके अंत्य बिंदुओं की दूरी जो है वो हमेशा समान होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, OA और OB की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी। ओके, सेम उसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर BC जो है एक रेखाखंड है, इस BC रेखाखंड के लिए हमने क्या किया था, RS यहाँ पर एक लंब समद्वि भाजक खींचे। अब RS लंब समद्वि भाजक में ही हमें पॉइंट O मिल रहा था क्योंकि ये कटान बिंदु था। तो O से B की दूरी और O से C की दूरी भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अगर AB के लंब समद्वि भाजक में O को लिया जाए तो OA और OB बराबर होता है। BC के लंब समद्वि भाजक RS में भी पॉइंट O मिल रहा है हमको, इसलिए OB और OC आपस में बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि OA का मान, OB का मान और OC का मान, ये तीनों मान आपस में बराबर हो रहे हैं। तो जब तीनों मान आपस में बराबर हो रहे हैं तो हम बिंदु O को केंद्र मान के A त्रिज्या का यदि वृत्त खींच लें
तो क्योंकि बी भी उसी के बराबर हो बी के, तो वो भी परिधि में आ जाएगा, और सी भी ओ सी की भी वैल्यू उतनी ही आ रही है, इसलिए पॉइंट सी भी उसकी परिधि में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होगा कि केंद्र ओ से अगर हम वृत्त खींचते हैं जिसकी त्रिज्या ओ ए होगी, तो उस वृत्त की परिधि में पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों पॉइंट जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो हमारे प्रमेय का पहला पार्ट यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि 3 असंदिग्ध बिंदुओं से होकर के एक वृत्त गुजरता है। ठीक है, तो वो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति में आते हैं। उत्पत्ति में आप सबसे पहले की स्टेटमेंट दे दीजिए। हम जानते हैं कि किसी रेखाखंड के लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु से रेखाखंड के अंत बिंदुओं की दूरी समान होती है। ये किसको ले रहे हैं, कौन सा कारण को ले रहे हैं, ये हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि किसी भी रेखाखंड के लंबार्धक के किसी भी बिंदु से उस रेखाखंड के अंत बिंदुओं की जो दूरी होती है वो समान होती है। वो कारण हम एक बार लिख लेते हैं। वो कारण हम एक बार लिखते हैं। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर ए बी का लंबार्धक पी क्यू है, तो उसको लिखते हैं। अतः चूंकि पी क्यू ए बी का लंबार्धक है, तो अगर ये इसका लंबार्धक है तो बिंदु ओ कहाँ है, पी क्यू में है। तो इसलिए यहां से क्या होगा, यहाँ पे यह भी लिख लीजिए, तथा बिंदु ओ पी क्यू में है। तो बिंदु ओ पी क्यू में है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ओ ए का मान बराबर हो जाएगा ओ बी। ये पहला इक्वेशन आ गया। उसके बाद में हम और क्या जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बी सी का जो लंबार्धक था वो आर एस था, तो हम लिखेंगे क्योंकि आर एस बी सी का लंबार्धक है। तो अगर ये बी सी का लंबार्धक है तथा हम क्या जानते हैं, तथा बिंदु ओ आर एस में है। अब बिंदु ओ आर एस में है, इसका मतलब है कि ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी जो है वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ओ ए की वैल्यू ओ बी की इक्वल आ रही है और ओ बी की वैल्यू ओ सी की इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना करते हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तो इसको हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से ओ ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी ओ बी इक्वल टू हो जाएगी ओ सी। अतः केंद्र ओ तथा त्रिज्या ओ ए का वृत्त, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसका हम केंद्र जो है क्या ले रहे हैं, ओ ले रहे हैं, और त्रिज्या क्या ले रहे हैं, ओ ए। इसका हम वृत्त खींचते हैं और वो वृत्त जो है वो बिंदु ए बी सी तीनों से होकर के गुजरेगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः केंद्र ओ तथा त्रिज्या ओ ए का वृत्त ए बी व सी से गुजरती है। तो यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है कि 3 असंदिग्ध बिंदुओं से होकर के एक वृत्त गुजर सकता है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है, एक के अलावा कोई दूसरा वृत्त नहीं है जो इन तीनों से होकर के गुजरेगा। तो इसको आप समझिए, क्या होता है कि यहाँ पर ए बी और सी आप क्या देख रहे हैं, तीनों असंदिग्ध बिंदु हैं। तो जब तीनों असंदिग्ध बिंदु हैं, तो यहाँ जो रेखाखंड ए बी आया हुआ है और रेखाखंड बी सी आया हुआ है, तो रेखाखंड ए बी और रेखाखंड बी सी जो है वो दोनों समांतर नहीं है, ठीक है, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जब ए बी और बी सी समांतर नहीं होंगे, तो ए बी का जो लंब समद्विभाजक पी क्यू लिए हैं और बी सी का जो लंब समद्विभाजक आर एस लिए हैं वो भी समांतर नहीं होगा। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो दोनों के जो लंबार्धक होंगे वो भी प्रतिच्छेदी ही होंगे, ठीक है। तो ए बी जो रेखाखंड है और बी सी जो रेखाखंड है वो दोनों कैसे हैं, समांतर नहीं है, इसलिए पी क्यू और आर एस भी समांतर नहीं होंगे। तो जब वो समांतर नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो प्रतिच्छेदी होंगे।
और हम ये जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, एक से ज्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो यहाँ पर पी क्यू और आर एस ने एक दूसरे को पॉइंट ओ में प्रतिच्छेद कर लिए हैं। तो अब ओ के अलावा किसी बिंदु दूसरे बिंदु में वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओ के अलावा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है जो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बिंदु ओ को केंद्र मानकर ए बी सी से होकर के केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो आपके प्रमेय का इस तरीके से सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाता है कि वहां से होकर के केवल एक ही वृत्त गुजरेगा। तो यहाँ पर आप इसके सेकंड पार्ट को आप लिखेंगे, क्योंकि ए बी व बी सी समांतर नहीं है। ठीक है, तो ए बी व बी सी समांतर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू व आर एस भी समांतर नहीं होंगे। तो और आर एस पी क्यू और आर एस भी समांतर नहीं है, अतः उनका एक ही प्रतिच्छेद बिंदु ओ प्राप्त होगा। या यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, ये समांतर नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप एक लाइन ऐसा दे सकते हो कि हम जानते हैं कि दो जो रेखाखंड है या दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए इस पी क्यू और आर एस का केवल एक ही प्रतिच्छेद बिंदु हमको ओ प्राप्त होता है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः तीन असंरेख बिंदुओं से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को वापस उतार देना है। तीन असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त गुजरता है, एक और केवल एक ही वृत्त गुजरता है। तो इस तरीके से आपका ये प्रमेय प्रूफ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा स्टेटमेंट क्या था प्रमेय का, कि आपको ये सिद्ध करना था कि तीन असंरेख बिंदु है, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर के एक और केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने का लिखने का एक तरीका होता है कि आपको दिया है लिखना होता है, सिद्ध करना है लिखा होता है। किसी किसी प्रमेय में रचना करने की जरूरत भी पड़ती है, जैसे इस प्रमेय में हमको रचना करना पड़ा था। ठीक है, और उसके बाद उत्पत्ति का जो है वो चरण आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, तीन असंरेख बिंदु दिए हुए थे ए बी सी। आपको इसमें क्या सिद्ध करना था कि ए बी सी से होकर के एक और केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो इसके लिए हमने रचना क्या किया है, सबसे पहले हम ए को बी से मिलाए हैं, बी को सी से मिलाए हैं, ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचेंगे, बी सी का लंब समद्विभाजक आर एस खींचेंगे, तथा उसके बाद जो पी क्यू और आर एस का जो कटान बिंदु ओ था, उस कटान बिंदु को ए से बी से तथा सी से मिलाएंगे। तो इतने पॉइंट जो है इसमें रचना में आ जाएंगे। उसके बाद जो उत्पत्ति या जो प्रमाण वाला जो इसका खंड होता है, तो उसमें हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि तीनों से होकर के एक वृत्त गुजरता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्योंकि पी क्यू जो है वो ए बी का लंब समद्विभाजक लाइन था, और हम जानते हैं कि किसी भी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक में हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट की दोनों अंत बिंदुओं से दूरी जो है वो हमेशा समान होती है। तो ए बी का लंब समद्विभाजक पी क्यू था, जिसमें पॉइंट ओ आया है। तो पॉइंट ओ से ए की दूरी और पॉइंट ओ से बी की दूरी जो है वो आपस में बराबर हो जाएगी, यानी ओ ए और ओ बी यहाँ पर हमको बराबर मिल जाते हैं। उसको हम इक्वेशन 1 दे करके रखें। फिर उसके बाद हमने देखा कि बी सी एक रेखाखंड है जिसका लंब समद्विभाजक जो है वो आर एस है। इस आर एस में पॉइंट ओ आया हुआ था, कटान बिंदु था। तो पॉइंट ओ से बी की दूरी और पॉइंट ओ से सी की दूरी भी आपस में बराबर हो जाएगी। ये हमने इक्वेशन 2 लिया। इक्वेशन 1 हमें कहता है कि ओ ए का मान ओ बी के बराबर है, जबकि इक्वेशन 2 कहता है कि ओ बी का मान ओ सी के बराबर है। तो 1 और 2 का अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों आपस में बराबर है।
तो हमें ये प्राप्त हुआ कि ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी के। और आप क्या जानते हैं, किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा बराबर रहती है। तो इस कारण से अगर हम ओ को केंद्र मान लें और ओ ए त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो ये जो त्रिज्या है वो किसके बराबर है, ओ बी के। यानी जो परिधि आपको ये लाइन जो दिखाई देगी उसमें आपको बी भी मिल जाएगा, और वो क्योंकि ओ सी के भी बराबर है तो उसी परिधि में आपको पॉइंट सी भी मिल जाता है। तो आपका प्रमेय का फर्स्ट पार्ट कि 3 असंदिग्ध बिंदुओं से होकर एक वृत्त गुजरता है, यहाँ से वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम पता कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि अतः ए बी और सी से होकर के एक वृत्त गुजरेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट में आपको ये प्रूफ करने कहा गया है कि केवल एक ही, यहाँ पे आप प्रमेय में ध्यान देना, एक और केवल एक, ये फर्स्ट पार्ट था, एक वृत्त गुजरता है हमने प्रूफ कर लिया। सेकेंड में केवल एक का मतलब होता है कि कोई दूसरा वृत्त नहीं गुजर सकता। तो कोई दूसरा वृत्त नहीं गुजर सकता वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो क्योंकि ए बी और बी सी दोनों जो है वो समांतर रेखाएं नहीं है। तो जब दोनों समांतर रेखाएं नहीं है तो दोनों के जो लंब समद्वि भाजक पी क्यू और आर एस थे वो भी समांतर नहीं होंगे। अब पी क्यू और आर एस यदि समांतर नहीं है मतलब कैसी रेखाएं हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को वो काटती हैं। तो हम क्या जानते हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट सकती है, दो सरल रेखाओं को एक से ज्यादा बिंदु पे वो नहीं काटती हैं। तो हमें, क्योंकि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब है पी क्यू और आर एस का हमको केवल एक कटान बिंदु प्राप्त हो सकता है, और वो कटान बिंदु हम पहले किसको प्राप्त कर चुके हैं, ओ को। तो इस कारण से ओ के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा जो पी क्यू और आर एस के कटान बिंदु को प्रदर्शित करेगा, यानी कोई दूसरा वृत्त हम नहीं खींच पाएंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम इस तरीके से ये प्रूफ कर पाते हैं कि ए बी सी से होकर के हम कोई दूसरा वृत्त नहीं खींचेंगे, यानी केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा प्रमेय यहाँ पर प्रूफ होता है।